Hello, NEET aspirants. Welcome to the channel Ace Biology with Sabine. So today I'm here with another video जिसमें हम excretory products and their elimination की line to line reading करेंगे and समझेंगे. So excretory product and their elimination. So animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and certain ions, जैसे sodium, potassium, chloride ions, phosphates and sulfate etc. by their metabolic activities or by other means like excess ingestion. ठीक है. अब बिफोर वी स्टार्ट हमें दो टर्म समझनी है यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज इजेशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ. देखो, हमने जो भी फूड इंजेस्ट किया है, ठीक है, इंजेस्ट यानी कि इनटेक, हमने खाना खाया है, जो भी फूड वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट हो रहा है, राइट. बीट अमाइनो एसिड्स, फैट्स, ठीक है, इन द सिंपल फॉर्म्स, ठीक है, प्रोटीन्स की भी सिंपल फॉर्म दैट इज अमाइनो एसिड्स, एंड कार्ब्स या सिंपल शुगर्स लेट्स से, जैसे कि ग्लूकोज, ये जो है हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट हुए और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए. अब फर्दर इनका हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलेगा. तो इनका जब मेटाबॉलिज्म चलेगा तो देर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे एंड दैट आर टॉक्सिक, एंड ऑल्दो इक्वली टॉक्सिक नहीं है, तो इनको एलिमिनेट करना बॉडी से जरूरी है. तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, या लेट्स से अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी में बनता है नाइट्रोजिनस वेस्ट. और नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन जो कौन सा है, दैट इज फॉर एलिमिनेशन, किडनी. ठीक है, हमें पता है किडनी का काम है एक्सक्रीशन. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. और जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट जो हमारी बॉडी के थ्रू, एनस के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जो बाहर आता है, उस टर्म को हम बोलते हैं इजेशन. तो ध्यान रखना है, इजेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, दिस आर नॉट सेम. ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ये बन रहा है इन सब चीजों से. और फिर बचा जो फैट्स और कार्ब्स हैं, इनसे जो वेस्ट बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेन CO2. ठीक है, और ये हम पता है कैसे रिमूव करते हैं, बाय एक्सहेलेशन. तो अगर ये सब रिमूव नहीं किया तो हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस, आयनिक बैलेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या बफर जो है, वो सब जो है इमीडिएट वो चेंज हो जाएंगे. सो दीज सब्सटेंसेस आर टू बी रिमूव्ड एंड टोटली और पार्शियली. ठीक है, in this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on the common nitrogenous waste. Now let's understand कि ये common nitrogenous waste है क्या. There are three major common nitrogenous waste: ammonia, urea and uric acid. ठीक है, these are the three major forms. ठीक है, अब देखो, these are excreted by animals. इन तीनों में से मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन. ठीक है, ये सबसे टॉक्सिक फॉर्म है और इनको जो एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड है. तो जनरली जो अमोनिया फॉर्म है वो देखी जाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है और ये अमोनिया सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, राइट. अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म भी है एंड मोस्ट सोल्यूबल फॉर्म भी है. तो इमीडिएट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बाहर जो प्लेंटी ऑफ वाटर है, राइट, तो ये सोल्यूबल है सिंस, तो ये जल्दी से इन्वायरमेंट में बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो मोस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया, लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड, राइट. यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्ड द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, इसको वाटर एक्सक्रीशन के लिए मच वाटर नहीं चाहिए. तो तीन फॉर्म्स हो गई. सबसे ज्यादा टॉक्सिक, ये ऑर्डर पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, फॉलोड बाय मॉडरेटली टॉक्सिक यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड. अब अगर हम बात करें ह्यूमंस क्या क्या वेस्ट इसमें से प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आंसर है यूरिया, मेजर इज यूरिया एंड सम वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड. ठीक है, यही जो अमोनिया हमारी बॉडी में बना है बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ दी सब्सटेंसेस, तो वो हम उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, और फिर ये किडनीज हमारी रिमूव कर देती हैं, राइट. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. जो भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं अमोनिया एज देयर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर अमोनोटेलिक.
bony fishes, many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects। मैंने तुम्हें क्या बताया था, soluble form है, plenty of water चाहिए, right? most toxic form है, तो देखो यहाँ पे aquatic ही लिखे हुए हैं, many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects, right? Ammonia, as it is readily soluble, it is generally excreted by diffusion through the body surface or through the gill surface as in fish, ठीक है, in the form of ammonium ions। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कैसे एक्सक्रीट होगा, गिल सरफेस से एंड बॉडी सरफेस से। देन किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, ठीक है, किडनी का रोल नहीं है ज्यादा इसमें। फिर जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूरियोटेलिक। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, आप टेरेस्ट्रियल की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे लेस सोल्यूबल फॉर्म आएगी या दैट रिक्वायर लेस वाटर, ठीक है, या यू कैन से कि ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो हैं इन्होंने अडेप्ट किया है खुद को इस तरह से फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास इतना वाटर जो है कंपैरेटिवली अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने वाटर कंजर्व करने के लिए ही ऐसा टॉक्सिक वेस्ट की तरफ वो मूव हो गए हैं ड्यू टू एवोल्यूशन, जो जिनको एक्सक्रीशन के लिए लेस वाटर चाहिए, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water। यही बात मैंने अभी बोली है, right? then next ammonia produced, अच्छा यूरियोटेलिक रह गए। यूरियोटेलिक कौन है, मैमल्स, मेनली टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। देखो एक्वेटिक एम्फीबियन यहाँ आ रहा है, टेरेस्ट्रियल यहाँ आ रहा है, एंड मेरीन फिशेस, ठीक है। मेरीन फिशेस अब मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेरीन बोनी भी हो सकती है, कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्टिलेजिनस की, ठीक है, बोनी यहाँ पे आ गया अमोनिया में। दे एक्सक्रीट यूरिया एंड दे आर नोन एज यूरियोटेलिक, राइट। अब देखो हमारी बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है बाय मेटाबॉलिज्म इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लिवर। तो याद रखो ये यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, इन द liver, right? So of this animal and it is released into blood which is filtered out through our kidney, ठीक है। some amount of urea may be retained in the kidney matrix and some of these animals may to maintain a desired osmolarity, जैसे कि sharks में, right? तो कुछ यूरिया जो है हम सारा का सारा यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं करते, कितना करते हैं वो हम बाद में आगे समझेंगे, राइट। फिर लास्ट फॉर्म है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक को मिनिमम लॉस ऑफ वाटर या मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर चाहिए फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो रिप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करते हैं पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में, जैसे देखा ही होगा बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स का पैलेट जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड, ठीक है, एंड that require minimum water for their excretion, those are यूरिकोटेलिक organisms, right? I hope इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोरीफेरा। पोरीफेरा से स्टार्ट करके अगर हम कॉर्डेट्स तक जाएं तो सभी का एक अपना स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और एक्सक्रीटरी क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है सभी का, डाइटरी हैबिटेट अलग है, एनर्जी रिक्वायरमेंट सभी की अलग है, तो उस हिसाब से जो वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स हो, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो दे हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक किडनी, ठीक है। तो रिमेंबर वर्टिब्रेट्स में किडनी है, लेकिन सभी में सेम टाइप की किडनी नहीं होती, जैसे ह्यूमंस में है वैसे फिश में नहीं है, या वैसे रिप्टाइल्स में नहीं है, ऐसा नहीं है। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स चलो अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या एक्सक्रीटरी, प्लेटीहेल्मिन्थ का एग्जांपल है फ्लैटवर्म्स, प्लानेरिया, याद रखना है ये। दे हैव प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे सिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो बीट करता है तो इट लुक्स लाइक अ फ्लेम, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अलावा भी किसी में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है? यस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड द
सबसे पहले platyhelminths, some annelids, rotifers, and cephalopods like amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid balance, osmoregulation बोलते हैं जिसको, ये PYQ है. This is PYQ. क्या प्रोटोनेफ्रिडिया सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? नो, इट ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन. ये PYQ है. उसी तरह से किडनी, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया है ये, थ्रू रास सिस्टम. सो नेफ्रीडिया. अब बात करते हैं एनालिड्स की. अर्थवर्म, दे हैव नेफ्रीडिया, राइट, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स. नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन, यानी कि ये भी ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. फिर चलते हैं आर्थ्रोपोडा पे. तो आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ते हैं डिटेल में? कॉकरोच. कॉकरोच में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेल्फिजियन tubules, right, of most of the insects including cockroach. Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Same, फिर से वही बात लिखी है. फिर चलते हैं कुछ अनदर आर्थ्रोपोड्स. देखो सभी आर्थ्रोपोड्स में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं है. कुछ जैसे कि क्रस्टेशियंस, जैसे प्रॉन्स, उनमें क्या है? एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है. परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, राइट. तो ये थे एनिमल किंगडम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. सो अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. सबसे पहले हमें पता है हमारी 2 किडनी है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यहाँ से 2 ट्यूब्यूल्स, ईच किडनी से 2 ट्यूब्यूल्स, 1 and 2. ठीक है, ये 2 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जो कहाँ तक जा रही हैं? हमारे सिंगल यूरिनरी ब्लैडर तक. ठीक है, तो किडनी 2 है, यूरेटर भी 2 है, यूरिनरी ब्लैडर 1 है. फिर यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर जो जिससे यूरिन आगे पास आउट होगा उसे बोलते हैं हम यूरेथ्रा. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, राइट, जो इसमें दिखाया हुआ है इस डायग्राम में. देन किडनीज आर रेडिश ब्राउन. ठीक है, ये सब बातें याद रखनी है. रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू, यानी कि T12 टू L3. ये किसके रेफरेंस में बताया? हमने हमारी वर्टिब्रे के रेफरेंस में बताया है. T12 टू L3 के लेवल पे प्रेजेंट है. वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर लाइनिंग ऑफ abdominal cavity. एंड याद रखना है कि हमारी किडनीज जो है वो रेट्रो पेरिटोनियल है. ठीक है, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे है. ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स, कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं, 10 to 12 इन लेंथ, 5 to 7 इन थिकनेस, एंड अगर इसकी विड्थ एंड अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो है 2 to 3. ठीक है, थिकनेस जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर में है. और एवरेज जो वेट है वो भी बताया है, 120 to 170 ग्राम्स. ठीक है, अब अगर देखो किडनी के सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस इज अ नॉच प्रेजेंट, हाइलम. जैसे अगर ये किडनी है, किडनी वेन शेप, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हाइलम, राइट. हाइलम के थ्रू क्या क्या एंटर करता है? यूरेटर तो एग्जिट करता है. ठीक है, यूरेटर निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं. ठीक है, एंटर एंड एग्जिट करती हैं. तो जो आर्टरी होगी वो तो एंटर कर रही है, और जो वेन है, रीनल वेन है, वो एग्जिट कर रही है. ठीक है, एंड नर्व्स आल्सो एंटर थ्रू दिस हाइलम. ठीक है, तो ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द इनर कनकेव सरफेस. ये कनकेव सरफेस है. सो इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस. ठीक है, ये आगे डायग्राम है उसमें समझाऊंगी. देन आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल. ठीक है, आउटर कवरिंग को यहाँ पे बोलते हैं हम कैप्सूल, राइट. किडनी को हम 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं. आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला. ठीक है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस. मेडुला में इस तरह के कुछ कॉनिकल मासेस प्रेजेंट हैं.
राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स भी बोल सकते हैं या फिर मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। राइट, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसिस, ये क्या है वो हम आगे समझेंगे। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। राइट, इसको क्या देखते हैं कि जैसे मान लो ये किडनी है, किडनी का ये लाइट पिंक में जो कलर दिखाया हुआ है ये कॉर्टेक्स है, और देखो ये एक पिरामिड मेडुलरी पिरामिड और एक मेडुलरी पिरामिड, इनके बीच का जो ये स्पेस है, राइट, यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स का रीजन है यहाँ पे, ठीक है। कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडेड इनटू द स्पेसेस बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, और इसको हम बोलते क्या है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। राइट, अब देखो इस किडनी में ही देख लेते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, राइट, कॉनिकल प्रोजेक्शंस, राइट, जो कि मेडुला में है। अब देखो यहाँ पे, और ये नॉच वाला रीजन है हाइलम, जहां से रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन एग्जिट कर रही है, यूरेटर भी एग्जिट कर रही है, एंड ये वाला रीजन है इनर टू हाइलम, पीछे लिखा हुआ था वो क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के इनर साइड यहाँ पे ये स्पेसेस जो है ये सारी, ये क्या है, कैलिसिस, ठीक है। कैलिसिस दो तरह के होते हैं, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस, ठीक है। ये वाले जो है ये मेजर कैलिसिस, और अंदर वाले ये वाले ये हैं माइनर कैलिसिस, ठीक है। स्पेसेस ये सारे, चाहे कैलिसिस हो चाहे रीनल पेल्विस हो, ठीक है। यहाँ से यूरिन आता है और फिर अल्टीमेटली पास हो जाता है हाइलम के थ्रू एग्जिट करके यूरेटर में, राइट। सो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन, नंबर बताया हुआ, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, ठीक है। आधा हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में लाई करता है और कुछ मेडुला में। और अगर मुझे यहाँ पे अरेंज करके दिखाना हो कि सपोज दिस इज आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला, तो यहाँ पे किडनी किस तरह से प्रेजेंट होती है, सॉरी नेफ्रॉन, तो ऐसे प्रेजेंट है, राइट, ऐसे अरेंज है नेफ्रॉन। सो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, इसके 2 हिस्से हैं। ये वाला टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, देखो अब देखो यूरिन जो है बनेगा, लेकिन कैसे बनता है, यूरिन इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। हमें पता है हमारी किडनी का काम ही क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, तो यानी कि ब्लड आ रहा है जो उस किडनी के पास रीनल आर्टरी के थ्रू, वही फिल्टर होगा, ठीक है। तो वो अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या है जो हमारी किडनी में, नेफ्रॉन है, यानी कि नेफ्रॉन के पास ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में जाएंगी, कई सारी वो अंदर ब्लड फ्लो का चार्ट है, लेकिन हम जो हमारे काम का है हम वही समझेंगे। जैसे मान लो कि ये नेफ्रॉन का पार्ट है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो ब्लड वेसल्स आई हैं, ठीक है, एंड वो यहाँ पे आएंगी अल्टीमेटली, बिकॉज पास तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में होना है, ठीक है, एक फ्लूइड जो फिल्टर हो गया है, ठीक है, ब्लड के थ्रू एंड ब्लड से, तो वो यहाँ पे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना रही है, यानी कि एक जाल बना रही है कैपिलरीज का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो आर नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस क्या है, वही ब्रांचिंग ही है फर्दर रीनल आर्टरी की, फर्दर जो कहाँ पहुंच रही है, बोमेन्स कैप्सूल के पास, ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन के पास, इतना समझो अभी। एंड सेकेंड इज द रीनल ट्यूब्यूल, फिर दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का पार्ट, ठीक है, जैसे ये, एंड फिर आगे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज glomerulus. So what is glomerulus? It is tuft of capillaries formed by the afferent arteriole. Afferent arteriole क्या है, जो एंटर कर रही है किस फॉर्म में, आर्टेरियोल की फॉर्म में, जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। फिर बीच में जो नेटवर्क बन रहा है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो एग्जिट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, याद रखना है। ये तो है जो एंटर कर रहा है वो है एफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये एक्चुअल में ग्लोमेरुलस है। अब ब्लड यहाँ पे पहुंच चुका है, राइट, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे फिर पास होगा, राइट, ये कैसे फिल्ट्रेट पास हो रहा है, राइट। तो बेसिकली जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में ग्लोमेरुलस में ब्लड आया है वो फिल्ट्रेशन के लिए ही आया, और फिर एग्जिट कैसे कर जाता है, जो चीजें फिल्टर आउट होनी थी, यहाँ से निकलनी थी, वो निकल गई यहाँ से,
ठीक है, अब जो ब्लड वेसल एग्जिट भी तो करेगी यहाँ से, वो है इफरेंट आर्टेरियोल। याद रखनी है ये सारी बातें। सो ग्लोमेरुलस इज फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, मैंने जैसे समझाया था। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल, राइट। अब रीनल ट्यूब्यूल, तो पहला पार्ट तो हो गया हमारी नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर पार्ट। तो दिस स्टार्ट्स विद अ डबल वॉल्ड कप shaped structure that is known as Bowman's capsule, ठीक है, जो यहाँ दिखाया हुआ है ये वाला, ये ग्लोमेरुलस और ये कप शेप स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, राइट। दिस इज Bowman's capsule, डबल वॉल्ड। इसी के अंदर जो पे यहाँ पे ग्लोमेरुलस पड़ा है ना, इसी के अंदर यहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा Bowman's capsule के अंदर, और फिर वो आगे पास होगा। नेक्स्ट पार्ट इज PCT, ठीक है, proximal convoluted tubule. The tubule continues further to form a highly coiled network, ठीक है, ये वाला, this one, ठीक है, या फिर अगर ये Bowman's capsule है तो यहाँ पे ऐसे PCT, proximal convoluted tubule, ठीक है। और भी कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो, glomerulus along with Bowman's capsule, ठीक है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद Bowman's capsule, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सारा ग्लोमेरुलस अलोंग विद Bowman's capsule, दिस इज नॉन एज मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस। याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो हमने देखा किडनी के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद Bowman's capsule, कप शेप स्ट्रक्चर। Bowman's capsule ओपन फर्दर, इससे इट लीड्स टू PCT, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं PCT, देन फिर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे और क्लियरली दिखाया हुआ मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। क्या होता है, ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule। यहाँ पे देखो एफरेंट आर्टेरियोल भी दिखाई है, इफरेंट भी दिखाई है। एक बात याद रखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डायामीटर जो वाइड किसका है, एफरेंट का, और नैरो किसका है, इफरेंट का। तो कभी भी ड्रॉ भी करना हो तो इसी तरह से बनाना है। और ये जो जाल है ये ग्लोमेरुलस है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं Bowman's capsule, राइट। तो अब देखो यहां तक हम आ गए थे PCT तक, ठीक है। PCT से आगे हेयर पिन शेप्ड यानी कि यू शेप स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, इस तरह से, राइट। दिस इज लूप ऑफ हेनले, LOH लिख देते हैं जिसको, विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। एक डिसेंडिंग और असेंडिंग क्यों बोला है, बेस्ड ऑन द कि फिल्ट्रेट कैसे मूव कर रहा है। देखो यहाँ से फिल्ट्रेट आया, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, तो इसको बोल दिया डिसेंडिंग, राइट। फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा, इसे बोल दिया असेंडिंग, ठीक है। तो दो पार्ट है, इसका भी थिक एंड थिन पार्ट होता है, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कंटिन्यूज आगे, असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अगेन कॉइल्ड रीजन, जिसे हम बोलते हैं, देखो यह भी हाईली कॉइल्ड लिखा है, ठीक है। तो कई बार जो है वो वर्ड्स के साथ भी खेल देते हैं। दिस इज PCT एंड नेक्स्ट जो असेंडिंग लिम्ब के बाद आ रहा है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम बोलते हैं DCT। नाउ DCTs ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, DCTs ऑफ, यहाँ पे लेट्स से ये लूप ऑफ हेनले है, DCTs of many nephrons converge into a straight tubule known as collecting duct। तो ये straight जो मैंने बनाई है ये आ गई collecting duct, नेक्स्ट पार्ट है ये। अब कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें, हम पढ़ क्या रहे थे बेसिकली, नेफ्रॉन के पार्ट, ग्लोमेरुलस पढ़ा था और दूसरा था रीनल ट्यूब्यूल। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नेफ्रॉन में कि रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में क्या क्या आता है, और अरेंज करने भी बोल सकता है। सबसे पहले आया Bowman's capsule, फिर आया PCT, फिर लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग, और फिर असेंडिंग। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आया DCT, ठीक है।
बस रीनल ट्यूब्यूल इतने तक ही है। कलेक्टिंग डक्ट को एक नेफ्रॉन की, किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी नेफ्रॉन्स की डीसीटी आके ओपन होती हैं। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी वन रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। विच मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस, ठीक है। आगे रीनल पेल्विस में ये ओपन होंगी थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इनटू कैलिसेस। तो ये सीक्वेंस दिखाया हुआ बेसिकली, ठीक है। तो देखो, अगर यूरिन का तुम्हें कोई पूछे कि यूरिन का फ्लो बताओ, तो देखो सबसे पहले ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके कहाँ आ गया, बोमेन्स कैप्सूल में, फिर पीसीटी में, फिर लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग असेंडिंग, फिर कहाँ आया डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा कैलिसेस में, ठीक है, माइनर कैलिसेस, देन मेजर कैलिसेस, ठीक है। यही बात लिखी है यहाँ पे, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज ओपन इनटू रीनल पेल्विस। अब देखो मेजर कैलिसिस के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रीनल पेल्विस ही आएगा। तो ये बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इतना थोड़ा घुमा के लिखी हुई है, राइट। तो ये है। अब रीनल पेल्विस से आगे कहाँ जाएगा, मैंने ये पहले भी समझाया, इट विल पास इनटू यूरेटर, ठीक है। सो ये था सारी कहानी। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT are situated in the cortical region। जैसे अगर एक ये नेफ्रॉन है तो आधा हिस्सा इसका कौन सा Malpighian corpuscle वाला, ठीक है। आप समझते हो आप Malpighian corpuscle क्या है, ठीक है। Bowman's capsule प्लस द ग्लोमेरुलस प्लस PCT एंड DCT, ये तीन चीजें कहाँ लाई करती हैं, कॉर्टेक्स में। और whereas loop of Henle and collecting duct that extend into medulla, ठीक है, ये याद रखना है। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले, अब देखो ये बात कर रहा है कि दो तरह की नेफ्रॉन्स होती हैं। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट ही रहती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको शॉर्ट बना दूं, इस तरह से शॉर्ट है लूप ऑफ हेनले, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, सच नेफ्रॉन्स को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स दैट आर कॉर्टिकल एंड दूसरी है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। यही लिखा है एनसीईआरटी में, मैं यही बता देती हूँ। मेजॉरिटी यही है हमारी, अप्रोक्सीमेट 85% यही है, रिमेनिंग 15% यही है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को यहाँ कंपेयर करूं तो एक तो ये है और दूसरी ये है, राइट। तो इसमें लूप ऑफ हेनले देखो कितना लॉन्ग है, और इसमें देखो ये कॉर्टिकल है, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर है, राइट। तो इसके वैसे थोड़ा सा बोमेन्स कैप्सूल Malpighian corpuscle भी अब ऊपर होता है वैसे, ठीक है। इसका थोड़ा जंक्शन पे होता है ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो मेजोरिटी कौन सी है हमारी, कॉर्टिकल ही है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी। अब देखो जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि दिस इज अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल। अब इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल गई यहाँ से, राइट। अब ये कहाँ जाएगी, आगे आगे ये इन्हीं पीसीटी डीसीटी को ऐसे सराउंड करेगी, ठीक है। इस रीजन को देखो, ये कॉर्टेक्स में है, ये आगे इन्हीं ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल्स को क्या करेगी, सराउंड करेगी, राइट। अब ये जो रीजन, जो इसकी ब्रांच एफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांच जो इनको सराउंड कर रही है, पीसीटी डीसीटी को सराउंड कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं। अब देखो एफरेंट आर्टेरियोल तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। और फिर यहीं से ब्रांचिंग जो है वो ऐसे यू शेप्ड, ऐसे इस तरह से सराउंड करती है लूप ऑफ हेनले को भी। इसे क्या बोलते हैं हम, वासा रेक्टा, ठीक है। तो समझ में आया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा क्या है। इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट कर गई थी यहां से, यही फर्दर
पीसीटी डीसीटी को सराउंड कर रही है, उसे तो बोल दिया पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। वही फर्दर एक्सटेंड होके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आगे वासा रेक्टा यू शेप स्ट्रक्चर, जैसा लुपोफेनले है वैसा ही, उसे हम क्या बोल देते हैं, वासा रेक्टा। वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्हें भी सराउंड कर रही है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली वो रेनल वेन बन के हमारी किडनी से यहाँ से ऐसे एग्जिट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो लुपोफेनले किसमें लॉन्ग था, लुपोफेनले लॉन्ग इन जस्टाग्लोमेरुलर, तो इसमें वासा रेक्टा भी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें लुपोफेनले शॉर्ट है, तो उसको सराउंड करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, वो कैसी होंगी, वासा रेक्टा या तो बहुत शॉर्ट होता है या बहुत रिड्यूस्ड होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं PYQ में। तो ये सब था अबाउट, हमने आज डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। डिफरेंट एनिमल किंगडम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो वेस्ट टाइप क्या होता है और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, जो याद रखना है। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा और फिर डिटेल में हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन फ्रॉम द NCERT, ठीक है। इसके बाद आई विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2। सो अगर चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट करके बताना, एंड देन आई विल फॉलो अप विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जो भी पार्ट रह गया है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।